जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। सत्ता में बने रहने के इमरान खान के सारे दांवपेच बेकार साबित हुए। विराम। शनिवार देर रात नेशनल असेंबली में बहुमत खो देने के बाद सरकार गिर गई। 342 सदस्यों वाले सदन में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 174 वोट पड़े। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि इसमें नया कुछ नहीं हुआ। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान पिछले हफ्ते ही करा लिया जाता तब भी नतीजा यही आना था, पर इमरान खान आखिरी गेंद तक अपनी सत्ता बचाने के लिए जूझते रहे। पाकिस्तान का यह घटनाक्रम सिर्फ किसी को सत्ता से बेदखल करने और किसी को सत्ता हासिल होने के संदर्भ में ही नहीं देखा जाना चाहिए। पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम और ख़ास तौर से हाल के एक हफ्ते की गतिविधियां बता रही हैं कि पाकिस्तान के भीतर दरअसल चल क्या रहा है। सरकार गिराने के लिए इमरान खान और उनकी पार्टी विदेशी ताकतों पर आरोप लगा रही है। सेना ने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से अपने को अलग रखने की बात कही और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विधायी तंत्र के घटनाक्रम को लेकर देश का सुप्रीम कोर्ट एक सजग प्रहरी के रूप में खड़ा रहा। वरना क्या अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो पाता? पैरा जाहिर है फिलहाल विपक्ष जीत गया है। सत्ता की कमान अब देश के मंजे हुए राजनेता शाहबाज शरीफ के हाथों में आ गई है। वे 3 बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और नवाज शरीफ की गैरमौजूदगी में पार्टी की अगुवाई करते रहे हैं। फौज से भी उनके अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। हालांकि सैन्य प्रतिष्ठान से रिश्ते तो इमरान खान के भी अच्छे ही थे। इसीलिए यह कहा भी जाता रहा है कि इमरान सेना की मेहरबानी से ही सत्ता में आए थे। लेकिन बाद में आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति को लेकर इमरान और सेना प्रमुख के बीच टकराव सामने आ गया था। वैसे भी पाकिस्तान का इतिहास यही रहा है कि वहाँ सेना किसी की सगी नहीं रही। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि शाहबाज भी सत्ता में तभी तक टिकेंगे जब तक सेना चाहेगी। वैसे भी पाकिस्तान में अगले साल आम चुनाव होने हैं। शाहबाज को सत्ता भले मिल गई हो, पर उनके सामने भी वही मुश्किलें और चुनौतियां हैं जो पाकिस्तान में हर प्रधानमंत्री को विरासत में मिलती रही हैं। महंगाई से मुल्क बेहाल है, अर्थव्यवस्था बेदम है, भ्रष्टाचार चरम पर है। यह नहीं भूलना चाहिए कि शाहबाज भी उन्हीं नवाज शरीफ के भाई हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और पनामा पेपर्स मामले उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। इसके अलावा देश पर लगा आतंकवाद के गढ़ का ठप्पा भी अलग तरह से संकट खड़े किए हुए है। साफ है शाहबाज की राह में भी कांटे कम नहीं हैं। पैरा पाकिस्तान की राजनीति में उठापटक की पृष्ठभूमि के कारण जो भी रहे हों, लेकिन हाल में अमेरिकी दखल की जो बातें सामने आई वे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दूसरे मुल्कों के लिए भी चिंता पैदा करने वाली है। इस साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में रूस यात्रा के बाद इमरान खान सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। इसीलिए इमरान अमेरिका पर अपनी सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाते रहे। बेहतर होगा कि उनके इन आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। यह भी कोई छिपी बात नहीं है कि सेना का रुख हमेशा से अमेरिका परस्त ही रहा है।
किसी भी लिहाज से पाकिस्तान के भविष्य के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता और शांति कैसे कायम हो, यह सिर्फ सरकार को ही नहीं, सेना और सुप्रीम कोर्ट को भी देखना होगा। पैरा कोविड का प्रकोप कुछ ठंडा पड़ने लगा तो बहुत सारे लोगों ने मान लिया कि अब महामारी से मुक्ति मिल गई है। सरकार ने भी कोविड संबंधी ज़्यादातर सख्त नियम हटा दिए हैं, मगर इसी बीच फिर से कोविड का नया बहुरूप प्रकट हो गया है। कई देशों में यह तेजी से फैल रहा है और खतरनाक भी माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे लेकर चिंता जताई और सतर्क रहने को कहा है। उनका कहना है कि हर 4 महीने पर कोरोना विषाणु का स्वरूप बदलता रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार की ढिलाई ठीक नहीं। टीकाकरण अभियान में तेजी लाना ही इसका कारगर उपाय है। ऐसे में हमारे यहाँ अब इसे लेकर एहतियात बरतने पर जोर बढ़ रहा है। कई राज्यों को सतर्क रहने को कह दिया गया है। इसी क्रम में अब 18 साल से ऊपर आयु के लोगों के लिए भी एहतियाती खुराक की शुरुआत कर दी गई है। अभी तक अगली धार पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और दूसरे कर्मचारियों और 60 साल से ऊपर के लोगों को इसे लगाया जा रहा था। अब तक करीब 2 करोड़ 40 लाख लोग एहतियाती खुराक ले भी चुके हैं, पर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी अस्पतालों में 600 रुपये का भुगतान कर कोविशील्ड की अतिरिक्त खुराक लगवाने की मंजूरी दे दी है। अब 18 साल से ऊपर के लोग भी एहतियाती खुराक ले सकेंगे। पैरा हमारे यहाँ टीकाकरण में काफ़ी तेज़ी आई है और देश की अधिकतर आबादी को दोनों खुराक लग चुकी है। खुद स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 83 करोड़ से अधिक यानी 60% से ऊपर के लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। करीब 72% लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। फिलहाल 15 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण चल रहा है, उसमें भी कम से कम 96% लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। इस तरह अब पहले की तरह टीके के उत्पादन और उसे लगाने को लेकर अधिक मारामारी नहीं है। एहतियाती खुराक के लिए बहुत भीड़भाड़ का भय नहीं है। एहतियाती खुराक उन्हीं लोगों को लगाई जानी है जिन्हें टीके की दूसरी खुराक लिए 9 महीने से अधिक हो चुके हैं। इसलिए इसकी व्यवस्था केवल निजी अस्पतालों को सौंपने और भुगतान करके लगवाने की शर्त कई लोगों को खटक रही है। जब 2 खुराक मुफ्त दिए गए तो एहतियाती खुराक के बारे में भी वही निर्णय लागू रखने में हिचक क्यों होनी चाहिए। पैरा हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी गरीब है। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में वह सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्भर है। खुद सरकार बार बार दोहराती रही है कि देश की करीब 80 करोड़ आबादी को मुफ्त सरकारी राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। फिर इतनी बड़ी आबादी से 600 रुपये का भुगतान कर एहतियाती खुराक लगवाने की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है। उनके अलावा भी बड़ी आबादी ऐसी है जिन्हें परिवार के हर सदस्य पर 600 रुपये खर्च करके कोविशील्ड की एहतियाती खुराक लेने के बारे में कई बार सोचना पड़ेगा। ऐसे लोग प्राय यह खुराक लेने से बचने का प्रयास करेंगे, जो कि कोविशील्ड संक्रमण की आशंका को ही बढ़ाएगा। थोड़े से लोग ही होंगे जो निजी अस्पतालों में इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इसलिए यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि सरकार एहतियाती खुराक भी सरकारी स्तर पर मुफ्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। पूर्ण विराम।